अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माविश और आप सुन रहे हैं एफएम 107। और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है, मैं ये सोच रही हूँ कि इनका तारुफ मैं कहाँ से शुरू कराऊँ? क्योंकि इन्होंने इतने सारे काम अपनी लाइफ में किए हैं। म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, गिटारिस्ट हैं। और रिसेंटली जिस के लिए मैंने इनवाइट किया इनको, इनकी एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें इन्होंने एज अ डायरेक्टर डायरेक्शन दी है, कर्मा, जिसकी बहुत ही धूम मची हुई है इस वक्त। और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनके म्यूजिक करियर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं काशान अदमानी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काशान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। अभी जो रिसेंटली आपकी मूवी रिलीज़ हुई है एज़ अ डायरेक्टर, और सबसे सुनने में आ रहा है, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं हर किसी से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम, और जो आपने जिस तरह के मतलब जो सीन्स हैं, जिस तरह की डायरेक्शन है, वो सब आउटस्टैंडिंग है। तो बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हुँ। तो काशान, कैसे शुरू करें? मतलब पहले हम मूवी के बारे में बात करें या फिर हम शुरू करें मिज़मार से, आपके म्यूज़िक करियर से? आई थिंक ज़्यादा रेलेवेंट होगा कि हम फिल्म की बात करें बिकॉज़ वो करंट है और हुँ, अभी आई। हुँ। और मिज़मार तो शायद बहुत सारे लोगों को याद भी ना हो। तो नहीं, आई नहीं, थिंक हम जो जैसे जो लोग जो करंट चीज़ मतलब पाकिस्तानी म्यूज़िक को सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो वो कभी भूल नहीं सकते आपका काम। तो वो भी याद रहेगा और सारी बातें करेंगे हम। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी जो रीसेंट इस वक़्त जो अचीवमेंट है आपकी, जिसकी धूम मची हुई है, कारमा, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। मुझे ये बताएँ कि कॉन्सेप्ट ज़हन में कैसे आया आपके? और जैसे बात की हमने कि बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब जो है ना वो थ्रिलर मूवी, जो इस तरह की जो एडवेंचरस मूवीज़ होती हैं, वो हमारे यहाँ बनने का कॉन्सेप्ट कम है। और जो मैंने ट्रेलर देखा है और उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ, जो कैमरा डायरेक्शन है, जिस तरह के आपने सीन्स पिक्चराइज़ किए हैं, वो बहुत कमाल है। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट आया था? आपका था या क्या? जी, जी। एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से जब से मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी रन कर रहा हूँ, हम विजुअल प्रोडक्शन की तरफ जा रहे थे और हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज़, कमर्शियल्स, इस तरह की बहुत सारी हमने चीज़ें की। और फीचर फ़िल्म वाज़ समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे से मेरा एक वो था, एम था कि हम एक फीचर फ़िल्म बनाएँ एज़ अ कंपनी, एज़ अ प्रोडक्शन कंपनी। हुँ, और कोविड के वक़्त कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मुझे ये मौका मिला। और इनिशियली हम एक छोटी-सी फ़िल्म बनाने का सोच रहे थे। और मैंने जब ये आइडिया फ्लोट किया अपने को-प्रोड्यूसर और राइटर फवाद हई को कि आई वांट टू मेक अ फ़िल्म अबाउट कराची क्राइम से रिलेटेड मुझे एक फ़िल्म बनानी है एंड समथिंग व्हिच इज़ फ़िक्शन व्हिच इज़ नॉट रियलिटी बेस्ड। तो हुँ, मैं और वो फवाद जो है दोनों बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे क्वेंटिन टैरेंटिनो के काम से और गाय रिची के काम से, जो हॉलीवुड के बड़े फेमस डायरेक्टर्स हैं। हुँ, और हम चाह रहे थे कि हम कोई ऐसी फ़िल्म बनाएँ जो जो एक स्टेटमेंट हो, जो कन्वेंशनल पाकिस्तानी फ़िल्मों की तरह ना हो, जो जिसमें आइटम सॉन्ग्स ना हो, जो हमारे कल्चर से भी बहुत ज़्यादा दूर ना हो और एंटरटेनमेंट वैल्यू भी उसके अंदर अच्छी हो। हुँ, तो फिर हमने कामा की स्क्रीन राइटिंग फवाद ने शुरू की, स्टोरी डेवलप की। मेरा तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि एक आदमी किडनैप हो जाता है और फिर वो किस तरह से उस सिनेरियो में फँसता है और वो कैसे निकलता है। बिकॉज़ कराची में एक ज़माने में कार किडनैपिंग्स बहुत होती थी, जिसमें हुँ, लोगों से रैनसम माँगा जाता था। तो कराचीइट्स हमने बहुत सारे डिफरेंट किस्म के क्राइम्स एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं। इनफैक्ट फवाद तो खुद उनके साथ ये मतलब गुज़र चुका है। इस 2 दफ़ा ही वाज़ हुँ, किडनैप्ड इन अ कार। तो ओह! वो पूरी जो है सिचुएशन जो है उनको पता थी कि किस तरह होता है, क्या होता है। देन ही बिगैन राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड दैट्स हाउ वी डेवलप्ड इट। और फिर कारमा की स्क्रिप्ट तैयार हुई और फिर कास्टिंग हुई और फिर हम प्रोडक्शन की तरफ चले गए और आज माशाल्लाह से स्क्रीन्स पे लग गई। ज़बरदस्त। अच्छा, म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करना और मूवी डायरेक्ट करना, बिल्कुल एक जी। अलग एक चीज़ है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। और नॉर्मली हमारे यहाँ ये बात बोली जाती है कि हम ड्रामा बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमारी मूवीज़ जो हैं पाकिस्तानी, वो उस लेवल की नहीं होती है, जो हमें बाहर की फ़िल्म्स देखने को मिलती हैं। तो जब आपने ये शुरू किया तो किस तरह, मतलब कोई दुश्वारी पेश आई यहाँ पे रहते हुए आपको? क्या ज़हन में था? देखिए किस तरह जो डिफरेंट जो करेंगे? चीज़ें मैं करना चाह रहा था टेक्निकली, वो करने में हमें दुश्वारियाँ ज़रूर आईं क्योंकि हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ बहुत सारी नहीं हैं। जैसे
बाहर अगर आपको कोई कार चेस सीक्वेंस शूट करना है तो रशियन आर्म्स आ जाते हैं, या इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम नहीं कर सकते। हमने हम्म। बहुत डेंजरस तरीके से इसमें एक कार चेस शूट किया है, और वो कार हम्म। चेस इस लेवल का है कि अगर कोई इंटरनेशनल उसके ऊपर भी आप उसको देखें तो इट्स नथिंग लेस देन एनी इंटरनेशनल कार चेस। और हम्म। उतना ही अच्छा हमने कराची में कार चेस शूट किया है। जो बहुत सारे लोग इंट्रीग होते हैं कि कराची की सड़कों पे कैसे आपने कार चेस शूट कर लिया। एग्जैक्टली। तो आई वुड जस्ट से कि अगर आपके अंदर एक विल हो कुछ करने की और कुछ नई नई अचीवमेंट करने की, तो फिर वो चीजें आसान हो जाती हैं, रास्ते निकल आते हैं। इसका क्रेडिट हमारे सिनेमाटोग्राफर को जाता है, फरहान गोल्डन साहब, जिन्होंने बहुत रिस्की किस्म के शॉट्स उसके अंदर शूट किए और बहुत हम्म। डेंजरस किस्म की चीजें उन्होंने की। बट ऑब्वियसली वो इस वजह से हो पाई कि वो ही वाज रियली रियली इनटू इट, एंड ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट आल्सो। वरना अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डीपीज जो हैं वो रिस्क नहीं लेते। तो हम्म। फरहान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये रिस्क लिया, एंड ही रियली डिलीवर्ड समथिंग अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स। तो एंड ऑब्वियसली पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, बिकॉज एवरीबडी रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस एंटायर प्रोसेस। तो आई वुडंट से कि ये सिर्फ मेरी एक वो है काविश है, बट और अचीवमेंट है, बल्कि सारी टीम की ये एक अचीवमेंट है कि टेक्निकली इस फिल्म को हमने उस लेवल पे ले जाने की कोशिश की जिस पे हम यूजली जिस तरह की चीजें हम अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब हम्म। हम करते नहीं है जिस तरह की हम्म। वो हमने इस फिल्म के अंदर करने की कोशिश एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही मुझे ट्रेलर से अंदाजा हो रहा है। अच्छा, कास्ट बड़ी जबरदस्त है, तो कुछ कास्ट के बारे में बताइए। सिलेक्शन आपका था, किस तरह से लोग मिले आपको? की। इस पूरे प्रोसेस में अच्छी बात ये रही है कि हमने कास्ट को इस तरह कास्ट नहीं किया जैसे कन्वेंशनल तरीके से कास्टिंग होती है पाकिस्तान में, कि जी इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो इनको कास्ट कर लेते हैं, जी इनकी इतनी हम्म। फॉलोइंग है तो इनको कास्ट कर लेते हैं। इसके प्रॉपर ऑडिशंस किए गए थे, और हम कैरेक्टर्स के हिसाब से ऑडिशंस कर रहे थे। हमने बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया, और जिन जिन रोल्स के लिए, और हम वेरी ग्रेटफुल कि हमारी कास्ट वाज विलिंग टू डू इट, बिकॉज जब आप इतने फेमस होते हैं या आप नोन होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको कन्विंस करना अपने पार्ट के लिए ऑडिशन करने के लिए। मगर हमारे एक्टर्स बहुत जबरदस्त थे, और उन्होंने दे डिडंट माइंड बीइंग ऑडिशनड फॉर अ पार्ट, और उन्होंने ऑडिशन भी किया और अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह निभाया, और अपने कैरेक्टर्स को अमेजिंग तरीके से जो है वो स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया। हम्म। तो आई थिंक रियली बिग शाउट आउट टू आवर एक्टर्स, जिन्होंने चार चांद लगा दिए इस पूरे एंडेवर को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जाले सरहदी, मतलब सब बड़े नाम है, अच्छे अदाकार हैं, जितने भी पारस मसरूर बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। इनको जी मतलब अगर देखा जाए, मतलब वो जो एक होता है ना हमारे यहाँ, कि वो हीरो है या उस तरह की पर्सनालिटी इनकी नहीं है, लेकिन जितने आपने नाम लिए हैं, नवीन हो गई, जाले हो गई, सबके सब मतलब अपने अपने काम में माशाल्लाह से काफी माहिर हैं, और अच्छा नजर भी आ रहा है ट्रेलर में भी कि काफी जी इंटेंस सीन्स है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, जो मुझे लगा। अच्छा, ये अब बार बार मैं इस बात का जिक्र करी हूँ कि मैंने नहीं देखी, और हम लोगों को, जो हम बाहर रहने वाले लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी बड़ी कम मिलती है। पाकिस्तानी मूवीज या जी तो लगती नहीं है यहाँ पे, या लगती है तो चंद दिनों के लिए लगती हैं। तो इसके बारे में आपने सोचा है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए करी हूँ कि मुझे आपका ये अंदाजा है कि आपने हमेशा जो वो स्टीरियोटाइप है ना, उसको ब्रेक किया है। आप हमेशा डिफरेंट काम करते हैं, और बहुत सारी, मतलब आपको ये भी गिला नहीं होता कि रिसोर्सेज कम है। आपने अपने रिसोर्सेज में रह के बड़े काम किए हैं। तो कुछ इसके बारे में प्लान किया है कि कैसे ऐसा हो सके कि सब लोग जितने भी दुनिया भर में हैं जी जी वो देखें? जी जी एक्चुअली इस फिल्म के साथ थोड़ा सा फर्क ये हुआ है कि हमने इसकी थिएट्रिकल रिलीज सिर्फ पाकिस्तान में की हम्म। फिलहाल। लेकिन अच्छी बात ये है कि जॉनरा इस तरह का था, और इस तरह की इसकी वो है कि बाहर के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको ग्लोबली ले जाना चाह रहे हैं। ग्रेट। मगर अगर सिनेमा थिएट्रिकल रिलीज पे नहीं तो टी वॉर्ड पे और डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप जल्दी ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे देख पाएंगे। उसमें ग्रेट। कोई वो नहीं है, मतलब थोड़ी डिले जरूर है, लेकिन ये फिल्म जरूर आप सब तक पहुंचेगी और आप सब ग्रेट। देख पाएंगे। जी जबरदस्त, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती हैं पाकिस्तानी, वैसे इतनी पॉपुलर नहीं होती, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले एक फिल्म आई थी बाजी।
उसका मैं अब तक वेट कर रही हूँ कि कब देखने को मिलेगी। ना हमारे टेलीविजन पे लगती है, ना हम इधर देख पाते हैं। तो ये बहुत जी अच्छी चीज़ है कि आप कहीं न कहीं रिलीज़ ज़रूर कीजिएगा इसको। अच्छा, जी म्यूज़िक जैसे आपने बताया कि बहुत ये वो आइटम सॉन्ग्स और वैसा आपने सोचा ही नहीं था, आपने मसाला नहीं रखना था इस मूवी में। लेकिन जो कुछ गाने हैं वो बहुत कमाल के हैं। जैसे खामोशियाँ तो मुझे बहुत ही इस इन दिनों मेरा जी पर्सनल फेवरेट चल रहा है, बहुत प्यारा है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए आप? जी खामोशियाँ एक्चुअली हमारे बैंड मिज़मार का गाना था। मैंने उस वक़्त कंपोज़ किया था ये। एक्चुअली इस फ़िल्म का ज़्यादातर म्यूज़िक इसी तरह है कि वो बहुत अरसे से मेरे पास एक रेpertoire है म्यूज़िक का, जो रिकॉर्ड किया गया है, जो कभी रिलीज़ नहीं हुआ। और इस ओके। फ़िल्म के ज़रिए वो भी एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई कि हमने इसका म्यूज़िक जो है वो, जो हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड वो थी, रिकॉर्डेड म्यूज़िक थी, वो हम इसके थ्रू रिलीज़ कर पाए। तो हुँ, खामोशियाँ एक गाना था जो हमने मिज़मार के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर हमने उसको रीअरेंज करके इस फ़िल्म में इस्तेमाल किया। और इसी तरह दूसरे भी गाने, एक परिंदा है, जो अभी आप सुनेंगे, जो अभी हम इसके साउंड ट्रैक हम एक्चुअली यूजुअली फ़िल्म्स में होता है कि पहले म्यूज़िक रिलीज़ हो जाती है, लेकिन हुँ, इस फ़िल्म के साथ थोड़ा-सा हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही कि चूँकि हमारी टीम बड़ी छोटी-सी थी और हमने क्या कहते हैं, सारे एस्पेक्ट्स देखने थे फ़िल्म के, तो हमारी म्यूज़िक थोड़ी-सी जो है वो डिलेड रिलीज़ हुई। और हुँ, हम ये चाह रहे थे कि इसकी जो डिलेड रिलीज़ है, वो हम इसकी फ़िल्म की प्रमोशन जो है वो म्यूज़िक के साथ-साथ करते रहें। तो हुँ, हमने थोड़ी अप्रोच डिफरेंट ली और अब फ़िल्म के साथ, फ़िल्म तो रिलीज़ हो चुकी है, साथ अब गाने रिलीज़ भी हो रहे हैं। तो वो ओके। एज़ अपोज़्ड टू द अदर ऑप्शन कि पहले आप गाने रिलीज़ करके फ़िल्म प्रमोट करते हैं, तो क्योंकि फ़िल्म के अंदर फ़िल्माए हुए नहीं है गाने। हुँ, यानी इसके अंदर आपको गाना कोई फ़िल्म हुआ हुआ नहीं मिलता उस तरह से। वो छोटे अच्छा, से उसमें यूज़ होते हैं, जिस तरह बाहर की फ़िल्मों में होता है, हॉलीवुड साउंड ट्रैक्स में कि पीछे गाना चल गया एक पार्ट पे, या इस तरह से फ़िल्म के अंदर गाने हैं इस्तेमाल किए गए। अच्छा। तो वो गाने भी और निकलते जाएँगे और आप तक पहुँचते जाएँगे। कितने गाने तो हमें हैं? उम्मीद है कि आपको सारे ही गाने पसंद आएँगे, क्योंकि साउंड ट्रैक वाक़ई बहुत मज़े का है। अच्छा, तो कितने टोटल इसमें कितने गाने तकरीबन हैं? 10 गाने हैं, जो कि अच्छा, आई मीन ओके। वैसे अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हुँ। तकरीबन 10 गाने हैं जो। जी? जी, 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 मैं जी। वही मुझे हैरत हुई थी इस पे, अभी क्योंकि एक मैं समझ और। रही थी शायद 2-3 गाने हैं। नहीं, नहीं जी, इसमें तकरीबन 10 गाने हैं और अगर आप देखें तो अ, इसमें सीटीए का एक गाना है, बंदा, जो अभी रिलीज़ हुआ है, जो हमारे एक सीन पे चलता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो गाने आते जा रहे हैं और आपको सुनने को मिलते जाएँगे। और अगर आप चलिए, फ़िल्म देखेंगी तो आपको वो ऑब्वियसली सुनने को मिल ही जाएँगे गाने। एग्ज़ैक्टली, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी ये फ़िल्म। और अच्छा, अभी जो आपने बात की, जो सारा आपने बताया, माशाल्लाह कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है, लोग ऑडियंस पसंद भी कर रही है। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, हमने ज़्यादातर देखी है बॉलीवुड मूवीज़। आपने कहा जी, कि जी। आप हॉलीवुड के काम से इंस्पायर्ड थे, वहाँ का लेकर आए, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ देखी गई हैं। बॉलीवुड मूवीज़ में जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि वो एक पूरा पैकेज होता है, जिसमें सबसे जो बड़ा एलिमेंट होता है, वो उसका मसाला होता है। तो कमर्शियली अगर आप देखें, जैसे अगर आप इस फ़ील्ड में आए हैं म्यूज़िक से, म्यूज़िक में आपके पास चांसेस होते हैं एक्सपीरियंस करने के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं आप। मूवीज़ जी। में लोग अमूमन हमारे यहाँ बनाने से इसलिए घबराते हैं कि अगर मसाला नहीं होगा तो पब्लिक नहीं आएगी तो कमर्शियली मूवी हिट नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ चीज़ें आपके ज़हन में कारमा के वक़्त थी, और अब भी अगर आप जैसे इन फ्यूचर माशाल्लाह ये मूवी बड़ी पॉपुलर हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली अब हमें आपसे और मूवीज़ की तवक्को भी है। तो क्या आप इस चीज़ को, इस एलिमेंट को लेके चलेंगे, या फिर आपने अपना ये स्टाइल रखना है कि जो काम देखिए, मुझे मैंने अच्छा लगता है मैं करूँ? जितना कुछ भी अपने करियर में किया है अब तक, वो हमेशा हुँ, पैशन बेस्ड किया है और खुदा की बड़ी मेहरबानी रही है कि मुझे वो काम करने के मौके मिलते गए हैं। और बात सारी वही है कि अगर मैं कन्वेंशनल उसको फ़ॉलो करता, तो मैं भी शायद एक फ़ॉर्मूला फ़िल्म बनाता और इसकी हुँ, शायद हम आज बात ना कर रहे होते और एग्ज़ैक्टली। एक रेगुलर सा इंटरव्यू होता और रेगुलर सी बात होती। तो आइडिया ये था कि अगर मेरा फ़िल्म बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे फ़िल्म बनानी, मेरा फ़िल्म बनाने का मकसद ये था कि मुझे एक नया अंदाज़ इंट्रोड्यूस करना है फ़िल्म मेकिंग के हुँ, अंदर। हम क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे बेहतर करता है? हम क्यों हुँ, उसको कॉपी कर रहे हैं? तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पाकिस्तानी फ़िल्में देखते हैं, तो आपको वो फीलिंग आती है कि आप एक लो बजट इंडियन फ़िल्म देख रहे हैं। हुँ, Uh, हुँ, it's the standard बिल्कुल सही।
फीलिंग दैट यू गेट, ऐसी फीलिंग आती है आपको कि आप कहते हैं यार इससे बेहतर है मैं कोई वो उनकी फिल्म देख लेते हैं, पड़ोसी की फिल्म हम्म। देख लेते हैं। तो हम्म। वो पॉइंट ये है कि वो आप ऐसी चीज करने का कोई फायदा नहीं है मेरे मेरे नजरिए से। तो मैंने हम्म। कहा कि यार हम कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो ओरिजिनल हो, इस फिल्म का स्टोरी लाइन भी ओरिजिनल है, स्क्रिप्ट भी ओरिजिनल है। हाँ, इसकी स्टाइलाइज हमने इसको उस तरह की है क्योंकि देखें वो लोग भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हाँ। आप नया सिनेमा देखें उनका भी, तो वो यही कर रहा है कि वो उनको फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा यार डायरेक्ट जो जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो चीजें फॉलो की जा रही हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए और बेहतर चीज ओरिजिनल क्रिएट की जाए एज अपोज टू एक कॉपी बनाने के या किसी स्क्रिप्ट को जोड़ तोड़ के कॉपी करने के। तो हमने एक बहुत ओरिजिनल आइडिया को ट्रीटमेंट वो वाला देके, नॉन लिनियर और हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट देके क्रिएट किया। अब बाकी ये अल्लाह की मर्जी है और हमारे लोगों की अपनी ऑब्वियसली वो है, चॉइस है कि वो इसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। बट हमने अपनी तरफ से एक नई अप्रोच लाने की कोशिश की पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर। अब उसकी कामयाबी जो है, शायद ये अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म है। ऐसा भी बहुत दफा हुआ है हमारे साथ कि हम्म। हम जब कोई चीज कर जाते हैं उसके कई साल बाद उस तरह की चीज कोई और करता है और वो बहुत कामयाब हो जाती है, मगर वो हम्म। कई साल बाद होता है। तो मैंने तो म्यूजिक के अंदर ये बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि अगर वो आज नहीं रिलेटेबल होगी तो 10 साल बाद लोग कहेंगे कि हाँ ये कुछ इधर से चेंज आना शुरू हुआ था, यहाँ जबरदस्त। से कुछ आइडियाज जो हैं वो, या एक इंडस्ट्री में एक चेंज आया था। हम्म। तो कोशिश यही है, बाकी आगे खुदा की मर्जी और लोगों की मर्जी कि उसको वो कितना पसंद करते हैं और कितना उसको ओन करते हैं। सही। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपको एक तो आपका पर्सनल, क्योंकि हमने तो सिर्फ़ खामोशियाँ अभी मैंने सुना है, तो आपका पर्सनल फ़ेवरेट ट्रैक कौन-सा है इसमें? और इतने माशाल्लाह किरदार हैं, तो उसमें से सबसे आपको किसका किरदार मूवी में सबसे अच्छा लगा? देखिए मेरे लिए तो सारे किरदार जो हैं वो बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उन्होंने निभाया कैरेक्टर्स को। और मेरे लिए इट्स लाइक, अगर आप मुझे कोई गाने का भी कहें कि आपके लिए कौन सा गाना बेहतर है, तो वो कंपोजर के लिए हर गाना उतना ही अच्छा होता है जितना वो, हाँ उसकी कमर्शियल सक्सेस एक अलग चीज होती है। शायद किसी का किरदार किसी को ज्यादा पसंद आए, किसी का किसी को ज्यादा पसंद आए। बट एक जो जो क्रिएटर होता है, जो उसको कंसीव करता है, जो उसके या उसको डायरेक्ट करता है या उसको बनाता है किरदार को, उसके लिए सारे किरदार बराबर होते हैं। इट्स लाइक एक एक वालदेन से पूछना कि आपका कौन सा बच्चा आपका ज्यादा फेवरेट है, तो हुँ, यूजुअली वालदेन भी यही कहते हैं कि इक्वल हैं सारे वो। हुँ, तो क्रिएशन भी इसी तरह होती है। अगर आपने कोई गाना बनाया तो आपको वो उतना ही अजीज होता है जितना दूसरा अजीज होता है। वो अलग बात है कि उसकी कमर्शियल वायबिलिटी किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि मेरे लिए तो सारे ही किरदार जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही किरदारों ने बहुत अच्छा काम किया, सारे एक्टर्स ने। और सारे एक्टर्स ने उन रोल्स को एक एक नया डायरेक्शन दी है। हुँ। तो दैट इज व्हाट आई। ग्रेट। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि हो सकता है कि अभी कोई चीज़ लोगों को समझ में ना आए, हमने एडवांस में कोई चीज़ की हो आने वाले 10 सालों में, तो इस चीज़ से कभी खौफ नहीं आता? मतलब एक जो बंदा क्रिएट कर रहा होता है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स नए लेकर आ रहा होता है, तो उसके अंदर कहीं ये खौफ बहुत ज़्यादा होता है कि लोग मुझे कॉपी करें और फिर कॉपी करके उसमें और सक्सेसफुल हो जाएँ। तो आपको ये खौफ नहीं महसूस होता इस तरह का? नहीं, खौफ नहीं महसूस करना चाहिए, बिकॉज मेरा ये फेथ है कि जो चीज खुदा ने आपके लिए लिख दी है या जो आपके साथ होनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हुँ, बाकी आप अपनी मेहनत जरूर कर सकते हैं, अपना अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। और बाकी जो उसका रिजल्ट है वो तो ऊपर वाले की मर्जी है और वो आपकी किस्मत है कि आप उसको, आपको क्या उसकी पजीराई मिलती है। लेकिन उस पर कभी फियर मुझे इसलिए नहीं होता कि मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है कि यार जो वो चाहेगा वही होगा। तो मैं कितना भी कुछ कर लूं, वो हुँ। रिजल्ट तो एंड में उसी पे डिपेंडेंट है। तो फिर मैं क्यों इतनी ज्यादा परेशानी अपने ऊपर लूं। मैं बस वो करता जाऊं जो मुझे करना है और बस वो रास्ता बनाता जाए, यही मेरे लिए बहुत है। ज़बरदस्त। तो ये है कि तो मेरा ख़्याल है यही आपकी कामयाबी की वजह मेरा भी ये है। ख्याल, कि जब बंदा अ, खौफ से आज़ाद होके कोई काम करता है, जब उसको खौफ ही नहीं होता, हारने या जीतने हाँ, का, तो वो काम फिर अच्छा ही होता है और यही वजह मुझे नज़र आ ये रही है वो आपकी कामयाबी देखिए, की। अगर अगर हार या जीत
सोच के काम किया जाएगा तो काम काम में कभी भी वो नहीं आएगी, हमेशा परेशान ही रहेंगे आप। हम्म। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हार या जीत को भूल के ये सोच के काम करना चाहिए कि जो उसने लिखा है आपके लिए वो तो वो आपको देगा ही, ये हमारा फेथ है। मतलब हम्म। मेरा तो यही फेथ है कि जब उसने आपके लिए जो रास्ता बनाना है वो बना दे। एक फिल्म बनाना एक मुश्किल काम होता है। हम्म। मेरे सेट पे 100-100 लोग एक वक्त, 100-100 लोगों का क्रू होता था और कोविड का जमाना चल रहा था। तो हम्म। अगर खुदा ने वो काम नहीं करवाना होता तो वो काम हो ही नहीं पाता और आज वो फिल्म रिलीज ही नहीं होती, बीच में कोई मसले हो जाते हैं, मसाइल हो जाते हैं। हम्म। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जो मैं काम सोचता हूँ और आज तक जब भी मैंने कोई चीज सोची है तो वो हो जाती है। और अगर वो हो जाती है तो उसका मतलब उसकी चाह है कि ये हो जाए काम। तो वो हम्म। बस मैं तो उसको उसी तरह लेता हूँ कि जब मैं ये कर गया हूँ तो अब आगे तो रिजल्ट उसी ने देना है, और उसी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो बाकी चीजें जो है वो मानी नहीं रखती मेरे ख्याल में। तो हम्म। यही मेरा तरीका है काम करने का, हमेशा यही रहा है। जबरदस्त, ग्रेट। और मैं जरूर, क्योंकि कल ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि हम खामोशियां सुनना चाहेंगे, तो आपने उस पे कहा भी था कि वोकल्स मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिंगर हैं तो नहीं जरूर नहीं, हम मैं आपसे सिंगर सुनेंगे तो नहीं आज। हूँ। मैं अपने आप को सिंगर कहता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि सॉरी मुझे उठना पड़ा, वो गिटार मेरा उस तरफ था। सिंगर मैं अपने आप को इसलिए नहीं कहता कि मैं कंपोज जरूर करता हूँ, मगर मैं गाना सिर्फ दोस्तों के लिए या ऐसे कभी गा दिया तो गा दिया, बट आई एम नॉट रियली अ सिंगर। मगर आप खामोशियां की कह रही। जी जी बिल्कुल। खामोशियां लफ्जों में ढलती नहीं तन्हाइयां, जाने क्यों कटती नहीं ये दूरियां, ये भी मिटती नहीं नजदीकियां, जाने क्यों बढ़ती नहीं ये दिल कहीं लगता नहीं। इस दिल का तू ही बता मैं क्या करूं, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ हुआ है तेरा मैं क्या करूं। खामोशियां। बहुत आला, बहुत आला, तो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ग्रेट। तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सिंगर्स के नाम अगर आप हमें बताना चाहें, किन किन लोगों ने गाया इसमें? जी, इसमें बहुत सारे जबरदस्त सिंगर्स ने गाया है। इसमें असद रशीद ने खामोशियां गाया है जो आपको गाना बहुत पसंद मिजमार। है। असद ने जो है वो मिज़मार ज्वाइन किया था एक अरसे, और फिर हम उसके बाद काम नहीं कर पाए आगे, लेकिन आवाज़ असद की मैंने यूज़ की इस पर्टिकुलर गाने में भी। और एक और गाना भी उन्होंने गाया है, परिंदा, एक परिंदा, तो अच्छा। वो भी फिल्म के अंदर है गाना। वो भी मिज़मार का ही गाना था और हमने उसको वापस से यूज़ किया फिल्म के अंदर। उसके अलावा खुर्रम इकबाल ने बहुत अच्छा गाना गाया है, जो कि फ्यूजन के सिंगर हैं। उन्होंने हम्म। भी फ्यूजन के सिंगर थे, अब वो सोलो करियर परस्यू कर रहे हैं। हम्म। उसके अलावा एक बैंड है कश्मीर पाकिस्तानी बड़ा मशहूर, उनके सिंगर हैं बिलाल अली, उन्होंने गाना हम्म। गाया है। उसके अलावा अपना सीटीओ एक बहुत जबरदस्त बैंड है, चांद तारा ऑर्केस्ट्रा, उनका एक गाना है बंदा। उसके अलावा एक नया बैंड है नकाब पोश, उनका गाना है। तो अच्छा। वो बहुत सारे हमने नए लोग यूज किए हैं इसके अंदर, और बहुत राइट। सारे पुराने लोग भी हैं। तो ये है कि ये एक एक बहुत यंग सिंगर है इस्लामाबाद की, उनका भी एक गाना है चरखा। तो वो अच्छा। 13 ईयर ओल्ड गर्ल जो गाना मैंने प्रोड्यूस किया था, और फिर वो वाह। उसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस ने बजाया है, जिसमें अहाद नयानी ने ड्रम्स बजाए हैं, जो कोक स्टूडियो में बजाते थे, और कामरान जफर साहब ने बेस बजाया, वो काफी मशहूर हैं कोक स्टूडियो के सारे सीजन में, आप उनको देखते रहे। तो हम्म। बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस ने और अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाने गाए हैं इस फिल्म के। तो इसका साउंड ट्रैक आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की वैरायटी है गानों की। बिल्कुल अंदाजा हो रहा है, बिल्कुल अंदाजा हो रहा है, और आपका म्यूजिक है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। चलिए, जब मिज़मार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप आपके करियर के बारे में, कि सिंगर और डायरेक्टर दो मुख्तलिफ जी बिल्कुल जो है ना चीजें हैं।
तो आपके मतलब अगर हम बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपने अपना करियर शुरू किया था और आप जी वोकल्स पे नहीं आए, आप खुद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सिंगर नहीं समझता, मैं ज़्यादातर म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, कंपोज़ करता हूँ। तो नॉर्मली जी हमारे ये होता है कि वो उस वक़्त में तो स्पेशली म वन मैन शो वाला बड़ा सीन था कि बंदा अगर कोई लिख रहा है, कोई अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कहता है कि गा मैं खुद क्यों ना लूँ? मैं किसी और को क्यों मौका दूँ और आप अच्छी आवाज़ है आपकी, आपने कुछ गाने गाए भी हैं। तो इसके बावजूद आपने क्यों सोचा कि मतलब मैं जो कंपोज़ कर रहा हूँ वो मैं नहीं गा सकता, किसी दूसरे को गाना चाहिए? एक्चुअली वो जिस जमाने में मैंने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया ना, तो मैं अपने आप को एज अ गिटार प्लेयर ही देखता था। मैं गिटार के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं अपने आप को एज अ गिटार प्लेयर ही सोचता था। और अभी अगर आप देखें तो मेरी पहचान एज अ गिटार प्लेयर ही स्टैब्लिश हुई ज़्यादा है। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। गाना मैंने कभी इसलिए नहीं सोचा कि हम हमेशा, उस जमाने में हमारा ये वो होता था कि हम एक बैंड बनाएंगे और एक बैंड होगा और हम रिकॉर्ड करेंगे, एक सिंगर होगा, मैं गिटार प्लेयर हूँ या मैं कंपोजर हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ। तो मैं वो और बहुत सारे आपको इस तरह के म्यूजिशियंस मिलेंगे जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना फोकस किया, बिकॉज गिटार एक बहुत डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको 8-8 9-9 घंटे प्रैक्टिस करना है। तो अगर मैं वो छोड़ के गाने में लग जाऊं तो गाना भी, मेरा अप्रोच टू एनी इंस्ट्रूमेंट या एनी आर्ट है कि आप उसको फिर महारत हासिल करें, उसमें प्रैक्टिस करें, उसको अपने स्किल को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो सिंगिंग भी उतनी ही डिमांडिंग है। तो मैं दो हुँ, चीजें तो नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा कि यार सिंगिंग में आई डोंट वांट टू परसू इट, बिकॉज मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा बहुत सारे तरीकों से अपने आप को। तो मैंने, चूंकि इंस्ट्रूमेंट पे मेरी ऑलरेडी कमांड थी, तो मैंने उसको परसू किया। और प्रोडक्शन मेरी कमांड थी, क्योंकि मैं ड्रम्स प्रोग्राम करता था एक जमाने में, अपनी ड्रम मशीन पे। और मिज़मार के एल्बम तो इसी तरह ड्रम्स प्रोग्राम करके, या जब लाइव रिकॉर्ड करें तो लाइव रिकॉर्ड किया, बेस बजाया और वो सारी चीजें की। तो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। और मैं दूसरे म्यूजिशियंस और दूसरे सिंगर्स के लिए भी उस वक्त गाने कंपोज कर रहा था और चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। और इंजीनियरिंग का मुझे बहुत शौक था, रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग का। तो मैं बहुत वो मैगजीन्स पढ़ के नई टेक्निक्स अप्लाई करना, माइकिंग टेक्निक सीखना, इंजीनियरिंग स्किल्स अप्लाई करना। तो वो सारी चीज़ें मैं मुझे बहुत इंट्रीग करती थी और मैं सीखता गया। और एक एक स्टेज पे फिर मैं बहुत सारे बैंड्स प्रोड्यूस कर रहा था। और बहुत सारे बैंड्स के एल्बम्स मैंने बनाए, जिसमें रेत एक बैंड था जिसका पूरा एल्बम मैंने हुँ, बनाया। उस पर इनफैक्ट म्यूजिक भी सारा मैंने बजाया। और फिर वो ग्लोबली मैंने ही, विद यूनिवर्सल मेरी कंपनी ने ही वो रिलीज किया इंडिया के अंदर, और वो बहुत मशहूर हुआ। तो पॉइंट बीइंग कि मेरा हमेशा से फोकस यही था कि मैं एक्सेल करूं इन चीज़ों में, प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग में। डायरेक्शन का शौक मुझे तकरीबन 10-11 साल पहले, बल्कि 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए इस बात को। वो मुझे डेवलप हो गया कि यार विजुअल्स के अंदर भी हमें मुझे खुद जाना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं जब भी हम किसी डायरेक्टर के साथ काम करते थे तो वो उनकी विजन सामने आती थी, हमारी अपनी थॉट प्रोसेस जो है ना वो पीछे रह जाती थी। तो हुँ, फिर मैंने ये सोचा कि ये सही, मेरा सही वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, कि मैं अपने आप को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा या प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो 2015 में मैंने एक मिज़मार का म्यूजिक वीडियो बनाया था, जी लूंगा। तो वो हुँ, एक, अगर आप वो वीडियो देखें और मिज़मार के दूसरे वीडियोस देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बिकॉज हुँ, वो उस तरह का वीडियो था जिस तरह के वीडियोस मैं बनाना चाहता था, ओके। बट उस तरह के बने नहीं। बट पॉइंट बीइंग के अम, इन चीज़ों के अंदर ही मेरा ज़्यादा रुझान था। और टेक्निकल एबिलिटी और टेक्निकल मास्टरी के अंदर के, अगर आप इस फिल्म की भी सारी साउंड, सारी सराउंड साउंड मिक्सिंग, ये वो सब कुछ हमने खुद ही की है। मैंने खुद ही इसको सारा मिक्स किया है फिल्म को। डायरेक्शन के अलावा मेरे बहुत सारे क्रेडिट्स हैं इस फिल्म के ऊपर। मैंने इस फिल्म की साउंड सारी कुछ, और मजे की बात है कि सारी फिल्म पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई है, इसकी कोई हुँ, पोस्ट प्रोडक्शन बाहर नहीं की गई। तो वो भी एक हमें चीज़ करनी थी, बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं जी, हम वहाँ से साउंड कराएंगे, यहाँ से कराएंगे, मगर वो सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। तो हमने कहा कि हम सारा कुछ इन हाउस करेंगे। तो दैट वाज दी अप्रोच एंड दैट हैज ऑलवेज बीन माय अप्रोच। तो हुँ। मैं हमेशा इस वजह से मैं सिंगर अपने आप को नहीं कंसिडर करता, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। ग्रेट। अच्छा आपका माशाल्लाह काम जो है मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी उसका कि मतलब आजकल अभी मिस मार्वल सीरीज़ जो आई है, उसमें हमारे कुछ सॉन्ग्स लिए गए तो बड़ी खुशी हुई देख के। लेकिन आपका सॉन्ग उस वक़्त जब हॉलीवुड की मूवी थी जब वो हिंदी में डब हुई तो उस वक़्त आपका ट्रैक उसमें लिया गया था, डी वॉर में। जी जी इसके साथ ही साथ आपका बहुत बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं जो मैं चाह रही थी उसको डिस्कस ज़रूर करना।
एक तो आपका अकोस्टिक स्टेशन, एक बिल्कुल नई चीज, जी साइमन फिलिप्स को आप लेकर आए यहाँ पे। और साथ ही साथ जो VR1 के नाम से जो आपका ट्रैक था, तो ये सारे मतलब जी। ऐसे काम थे कि यूजुअली बंदा करते हुए घबराता है। इतने सारे सिंगर्स को एक साथ लेकर आना, इतने बड़े नाम को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, उसको आमादा करना, ये सारा जो प्रोसेस था, ये कैसे आपने मुमकिन किया? देखिए, मैं वही वाली बात कहूंगा आपसे कि जब आपकी कोई विल होती है कुछ करने की, तो वो रास्ते खुद ही खुदा बना देता है। हुँ, तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि मैं कुछ करना चाह रहा था इस तरह की चीज काफी अरसे से। और जब मैंने स्टूडियो भी स्टैब्लिश किया, तो मुझे ये हो रहा था कि हम किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ बुला के उसके साथ रिकॉर्डिंग करें। तो पहले बीबीसी ने आके मेरे पास रिकॉर्डिंग की, बीबीसी एशियन नेटवर्क में। उसके बाद फिर मैंने कहा कि कोई ऐसे टॉप लेवल के म्यूजिशियंस पाकिस्तान आए। और मेरा आइडिया ये था कि हम ऐसे म्यूजिशियंस को रेगुलर बेसिस पे लाते रहें पाकिस्तान, और उनकी यहाँ परफॉर्मेंसेज हों, और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को हम एक्सपोज करें उस लेवल के म्यूजिशियंस से, और उनकी टेक्निकल मास्टरी से, और उनको, और हम अपनी इंडस्ट्री को इस तरह ग्रो करवाएं जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत होता है। हुँ, तो आइडिया ये था, और मैंने ये इनिशिएटिव लिया। और लकीली साइमन फिलिप्स बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और उन्होंने एग्री किया कि हाँ, मैं आ सकता हूँ पाकिस्तान, बिकॉज यूजली बहुत ज़रा लोग रिलक्टेंट होते हैं। तो जब उनको कन्विंस कर लिया मैंने आने के लिए, और सारा कुछ हो गया, तो उस वक्त ग्रैमी अवार्ड्स हो रहे थे, वो उसमें बिजी थे। और ग्रैमी अवार्ड्स के बाद वो उन्होंने मुझे डेट्स दी, तो फिर मैंने उनको फौरन से बुलवा लिया पाकिस्तान। हुँ, और जब वो पाकिस्तान आए, तो हमने यहाँ पे एक मास्टर क्लास भी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने सारी अपनी टेक्निक्स और उसके बारे में बात की। वो इवेंट भी हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने साथ म्यूजिक भी रिकॉर्ड किया। तो वो एल्बम मैंने भी रोकी हुई है, उस पर भी मुझे काम बाकी करना है। तो इस तरह की हम करते रहे। और फिर VR1 जब वो करके जा चुके थे, तो जो मैंने ये कोविड के हालात, तो आपको पता ही है, उस वक्त सब हुँ, लॉकडाउन में थे, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को पूरी दुनिया में कांटेक्ट किया और सबसे बात की, और लोकल इंडस्ट्री में भी सबसे बात की। और सब लोग तैयार हो गए करने के लिए घर से, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग बहुत आसान है घर से करना। इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप घर पे ही रिकॉर्डिंग कर लें। तो बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने अग्री कर लिया करने के लिए, जिसमें बहुत मशहूर बेसिस्ट हैं स्टू हैम। हम सारी जिंदगी उनको देखते रहे, उनकी सीरीज सुनते रहे, उनको जो सेटरानी के साथ देखते रहे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ देखते रहे। तो उन्होंने अग्री किया। और उसके बाद जो है वो आई थिंक वो पूरा प्रोजेक्ट जो आपने देखा ही कि किस तरह वो डेवलप एग्ज़ैक्टली। हुआ। और पूरी 7 अलग अलग मुल्कों के लोग, मेरे दोस्त इंडिया से यूफोरिया के जो सिंगर हैं पलाश सैन, हुँ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। और उस पूरे वेंचर को चार चांद लगा दिए अपनी प्रेजेंस से। और हुँ, वो गाना जो है वो एक एक सॉन्ग ऑफ होप था। वो उसके अंदर कोई मॉनेटरी बेनिफिट किसी को नहीं था, बट एक आइडिया ये था कि हम सबको साथ लेके आ जाएं पूरी दुनिया को। हुँ, और बहुत अलग अलग लोग उसमें आए, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और बस वही वाली बात है कि आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं ये कर सका। हुँ। सही, ग्रेट। अच्छा, कुछ लोगों के भी सवाल हैं, ज़िक्र उसका रह गया, मैंने आपसे साथ में एक्वास्टिक स्टेशन का भी पूछा था, तो वो आइडिया, और फिर दूसरी चीज़ ये कि अभी हमने रिसेंटली जैसे हमारे पास कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोक स्टूडियो है, कश्मीर बीट्स आया था इस तरह का, तो आपने वो इंट्रोड्यूस कराया बिल्कुल डिफरेंट चीज़, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी कमर्शियली भी इसको मतलब देखना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग्स हैं उसके, लेकिन मेरा ख्याल है कम लोगों को पता है उसके बारे में। जी, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड शो नहीं है। वो एक शो था जो हमने अपने स्टूडियो से प्रोड्यूस किया था, और हम उसका सीजन 2 भी करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टूडियो जो है वो फ्लड्स में, रेन फ्लड्स में डूब गया था, जिसकी ओह! वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो अभी मैं एक टेम्पररी फैसिलिटी के अंदर हूँ, तो उस वजह से अकूस्टिक स्टेशन का हम सेकंड सीजन नहीं कर पाए। मगर आइडिया यही था कि अकूस्टिक स्टेशन जो है वो एक एक डिफरेंट बेंचमार्क क्रिएट करना था। अकूस्टिक म्यूजिक हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा अनप्लग्ड शो होना चाहिए, और वो हमने डेवलप किया, और सारे आर्टिस्टों ने उसमें भी सपोर्ट किया, और वो भी एक चीज बन गई। और इंशाल्लाह उसके वंस माय स्टूडियो इज अप एंड रनिंग वापस से, तो हम उसके और सीजन्स करेंगे। और मैं उसको कमर्शियली नहीं देख रहा था, मैं तो उसको एज अ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो भी म्यूजिक कमर्शियल उनके लिए की जाती है, गेन के लिए की जाती है, वो फिर उसमें आर्टिस्टिक अप्रोच जो है वो नहीं रहती।
प्लस मैं ये नहीं चाह रहा था कि ये डिक्टेट किया जाए कि जी ये आर्टिस्ट के साथ काम करें, इसके साथ ना करें, इसको लें उसको ना लें। मैं हम्म। सिर्फ टैलेंट को इस्तेमाल करना चाह रहा था, और वही मेरा आइडिया था। इस वजह से मैंने कोई ब्रांड को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। ग्रेट। लेकिन सॉन्ग्स मैंने उसके सुने तो मुझे बहुत पसंद आए, और अच्छी चीज यही है कि हम लोग जहाँ, मतलब अक्सर लोगों से जब बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ गिला सामने आता है ना, कि पाकिस्तान में हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं हो रहा, हमें जो है वो कोई ऊपर लेकर नहीं आता, हमें काम नहीं मिलता। लेकिन अच्छी चीज मुझे आपकी यही लगती है कि आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा करते हुए, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हुए काम करते हैं, आप डरते नहीं है इस चीज से, जब भी माशाल्लाह आपकी बहुत अचीवमेंट्स हैं। शांत, काफी सारे मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। आपके फैंस ने जो भेजे हैं। असमत आफरीदी का सबसे पहला सवाल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो काशान अदमानी को हम सलाम कहते हैं, वेलकम कहते हैं, और सर कुछ सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल इन्होंने किया है कि कारमा को आपने लिखा भी खुद है और प्रोड्यूस भी किया है, तो इसका आइडिया कैसे आया? अच्छा, पहले यहाँ करेक्शन मैं कर दूं, कारमा को मैंने नहीं लिखा। कारमा को फवाद हई साहब ने लिखा है, जो कि मेरे को प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म के राइटर हैं, और हम्म। उन्होंने इसकी स्टोरी डेवलप की। मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बनाया था, कि एक इनिशियल कॉन्सेप्ट की किडनैपिंग बेस्ड, कार किडनैपिंग बेस्ड, और फिर बाकी सारी जो उसकी स्टोरी है और सारा कुछ है वो उन्होंने डेवलप किया है। हम्म। तो ये है कि वो राइटिंग क्रेडिट सारा फवाद हई साहब का है, और हम्म। मैंने सिर्फ इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, और उन्होंने प्रोड्यूस और लिखा है। सही। अच्छा, इन्होंने कहा कि इस जॉनरा की जो मूवीज है वो हमारे यहाँ बनती नहीं है, तो क्या इसके पीछे कराची के हालात थे जो आपने सामने रखे आइडिया लिए? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको भी पहले भी बताया कि हम्म। कराची की अंदर बहुत सारा क्राइम रिलेटेड चीजें होती रही हैं। उसी से इंस्पायर्ड ये आइडिया था। और हम्म। हालांकि इसमें कोई उस तरह की कोई पॉलिटिकल चीज हमने नहीं दिखाई है, लेकिन क्योंकि वो स्टोरी इंटरलिंक्ड है आपस बिटवीन द कैरेक्टर्स जो कि इस फिल्म के अंदर हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशन इनिशियल वहीं से आई। हम्म। सही। और दूसरा इनका सवाल है कि आजकल म्यूजिक हमें ओरिजिनल सुनने को नहीं मिलता, ज्यादातर रीमिक्स होते हैं और कॉपीज से काम चलाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए या ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूस होना चाहिए? नहीं, आई थिंक कोक स्टूडियो ने तो अभी बहुत ओरिजिनल म्यूजिक किया, और बहुत इस सीजन में। बहुत सक्सेसफुल म्यूजिक हुआ उसके अंदर। और आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल बात है कि इतना अच्छा म्यूजिक हुआ और इतना अच्छा उसको वो मिली, अप्रिसिएशन मिली। तो ऐसा नहीं हम्म। है कि ओरिजिनल म्यूजिक नहीं हो रहा, ओरिजिनल म्यूजिक हो जरूर रहा है, लेकिन ओरिजिनल म्यूजिक अपना मार्क बहुत मुश्किल से बना पाता है, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है लोगों तक अपना म्यूजिक पहुंचाने के लिए। तो हर आर्टिस्ट के लिए वो जरा मुश्किल हो जाता है करना। मगर जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे जब चीज होती है, जिस तरह कोक स्टूडियो में आपने देखा कि बहुत अमेजिंग किस्म के गाने आए, और दुनिया पे छा गए वो गाने। तो आई हम्म। थिंक ओरिजिनल म्यूजिक तो जरूर हो रहा है और होना भी चाहिए। म्यूजिक तो हर जमाने के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से होता है, और अच्छी बात है कि नए से नया म्यूजिक हो, नए से नए आर्टिस्ट आए और नया म्यूजिक करें। हम्म। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इनका कि आपका अपना फेवरेट पाकिस्तानी बैंड? मेरा फेवरेट पाकिस्तानी बैंड, हम्म। देखिए मेरा फेवरेट पाकिस्तानी बैंड बहुत सारे रहे हैं। सबसे पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त जुनून एक आइकॉनिक बैंड था। हम्म। अ, और हम मुझे तो बहुत पसंद था, बिकॉज वो गिटार बेस्ड बैंड था। और बाद में मुझे जुनून के साथ काम करने का भी मौका मिला, मैंने उनके साथ बजाया भी। तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से देवर रियली रियली ड्राइविंग फोर्स फॉर पीपल लाइक मी, के गिटार बेस्ड म्यूजिक भी पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है। तो मेरा हम्म। मेरा ख्याल है जुनून वाज वन ऑफ द फेवरेट्स आई वुड से। हम्म। ओके। एंड देन ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स भी एक बहुत अच्छा बैंड, जबरदस्त बैंड। मैंने उनके साथ भी काम किया, मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। वो भी बहुत एक आइकॉनिक बैंड है। हालांकि मतलब उनकी म्यूजिक जरा डिफरेंट है, ज्यादा पॉप की तरफ है, लेकिन उनका भी काम बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। उनकी सॉन्ग राइटिंग बड़ी ओरिजिनल थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो आई थिंक वो भी बड़ी एक इंस्पायरिंग किस्म का बैंड है, स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने तो आबदा परवीन के साथ भी काम किया है। आपने मतलब वो बिल्कुल एक सूफी म्यूजिक है उनका। फाखर के साथ भी आपने काम किया, हदीका कियानी के साथ भी आपने काम किया, तो आपने इतने लोगों के और मुख्तलिफ मुख्तलिफ मिजाज हैं सब लोगों का, जो म्यूजिक है वो जॉनरा चेंज है सबका। तो आपको कैसा मतलब लगता है? आपका अपना हमेशा रॉक म्यूजिक से ताल्लुक रहा है, जब किसी दूसरे के लिए पॉप के लिए काम कर रहे होते हैं या दूसरे आप सूफी म्यूजिक की तरफ काम कर रहे होते हैं, तो कुछ फर्क महसूस होता है?
नहीं, एंजॉय। एक्चुअली मैं बहुत डाइवर्स किस्म का काम करता रहा हूँ। जो लोग मेरे काम से वाकिफ हैं उनको पता है कि मैं बहुत सारे एड्स का म्यूजिक भी करता हूँ, बहुत सारे एग्जैक्टली, जिंगल्स, बिल्कुल। आपको एक जमाने में एक बड़ा मशहूर पाकिस्तानी एड था, हम बोले मोहब्बत की जुबान। मोहब्बत की जुबान, वो भी राइट। मैंने ही, जी वो मैंने ही प्रोड्यूस किया था। तो वो बिल्कुल ही एथनिक और फोक किस्म की उसकी वो थी, और वो नजम शिराज साहब ने उसको कंपोज किया था, मैंने उसको हम्म। अरेंज किया था, produce किया था, मिक्स भी किया था। तो बहुत सारे इस तरह के मैंने जिंगल्स और इस तरह की मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किए जो शायद लोगों को ना पता हो मैंने किए, लेकिन वो बहुत डिफरेंट और डाइवर्स किस्म की म्यूजिक है। तो मैं चूंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं बहुत डाइवर्स किस्म के जॉनर्स को समझता हूँ और उन पे काम करता रहा हूँ। और जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि जहां मैं एज अ गिटार प्लेयर काम कर रहा हूँ, तो वहां तो फिर गिटार को जिस तरह प्रोड्यूसर उसको यूज करना चाहता है, या जिस तरह मैं उसको अपने क्या कहते हैं समझता हूँ कि यूज होना चाहिए, मैं उसको उस तरह बजाता हूँ। और यही मेरा फॉर्मूला रहा है टू वर्क विद डिफरेंट आर्टिस्ट। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैंने ज्यादातर सारे लोगों के साथ काम किया। ग्रेट। अच्छा, मेरे पास सवाल है वसीम तबस्सुम का। इन्होंने कहा कि आप म्यूजिशियन, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गिटारिस्ट, सब कुछ है, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, और आपकी अपनी कौन सी फेवरेट फील्ड है इसमें? एक्चुअली अगर आप मुझे वैसे पूछें तो मैं अपने आप को फ्रॉम द म्यूजिक परस्पेक्टिव एक गिटार प्लेयर ही समझता हूँ, गिटारिस्ट ही। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ गिटारिस्ट, बट एंड ऑल्सो अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। ये तो मेरी प्राइमरी जॉब्स हैं। बट ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे अब ये चीज़ें कर ली, एक फिल्म भी बना ली, फिल्म भी डायरेक्ट कर ली, प्रोड्यूस कर ली। तो उन चीज़ों का भी एक अपना मजा है, और एक अपना एक चैलेंज है वो भी। तो आई थिंक मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं एक वक्त में ये सारी चीजें नहीं कर रहा होता। कि मैं एक हम्म। वक्त में अगर कर रहा हूँ सारी चीजें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक वक्त में हम्म। आप एक ही रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं हम्म। जिस वक्त मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उस वक्त मैं म्यूजिक नहीं कर रहा हूँ, या जिस वक्त मैं म्यूजिक कर रहा हूँ उस वक्त मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या जिस वक्त मैं गिटार बजा रहा हूँ तो उस वक्त मैं दूसरा रोल नहीं प्ले कर रहा। तो इस वजह से कोई क्लैश नहीं होता, या कोई मुश्किल नहीं होती इसको मैनेज करने में। डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट में किस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो इट्स वेरी इजीली मैनेजेबल। ग्रेट। आफ्ताब शाहिद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और सर आपको कोई इंडियन मूवी पसंद है, और कारमा में कहीं कोई इंडियन इंस्पिरेशन किसी मूवी की रही? एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंडियन मूवीज मुझे बहुत सारी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे इंडियन मूवीज पसंद नहीं है, लेकिन इंडियन मूवीज से मैं कभी इंस्पायर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है शायद कि म्यूजिक में भी मेरा रुझान वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ रहा, इंडियन म्यूजिक की तरफ नहीं रहा। इसी वजह से शायद हम सिनेमा भी मैंने सारा वेस्ट का ही फॉलो किया, वही अप्रिशिएट किया या अच्छा लगा। इंडियन मूवीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और हमने 80s की बहुत सारी फिल्में और 90s में, क्योंकि उस जमाने में तो हमारे पास वही फिल्में होती, तो वो जरूर मैंने देखी भी हैं। और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस आ ही जाता है, बिकॉज आपने इतना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं चीजें जो रह जाती हैं, तो आप उसको वो तो नहीं कर सकते, इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्मा के अंदर कोई इंडियन इंस्पिरेशन नहीं है, कोई अच्छा। इंडियन स्टाइल नहीं है। हम्म। और यही बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी कि इस फिल्म के अक्सर लोग देखते हैं कि जी हम कोई गैंगस्टर्स की मूवी बनाते हैं, तो वो इंडियन गैंगस्टर्स की तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उस तरह की चीज कर रहे हम्म। होते हैं। तो एक साहब ने रिव्यू में लिखा, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त भी हैं और उन्होंने फिल्म का रिव्यू भी लिखा। उनका कि अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई नाना पाटेकर नहीं बनना चाह रहा, या कोई उस तरह का हम्म। एक्टिंग नहीं करना चाह रहा कि जी अगर मैं गैंगस्टर हूं तो मैं वैसा गैंगस्टर बनूंगा। एक हम्म। प्रिटेंशियस किस्म का गैंगस्टर नहीं था वो था ओरिजिनल था, जो कि होना चाहिए एक हमारे हम्म। एनवायरनमेंट के हिसाब से। जिस तरह लोग हम्म। होते हैं उसी तरह की एक्टिंग थी। तो उस तरह से मेरी कोई डायरेक्ट इंस्पिरेशन कार्मा के अंदर नहीं रही है इंडियन फिल्म से। हम्म, सही। अच्छा, मुनीब खालिद का मैसेज, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर काशान साहब। और सबसे पहले तो रियली सर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इतनी जबरदस्त मूवी के लिए। व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द मूवी इज नवीन बक्कार एंड अदनान सिद्दीकी एक्टिंग, एंड बोथ आर माय फेवरेट। अच्छा, और माशाल्लाह। क्वेश्चन इनका ये है कि व्हाट इज अबाउट म्यूजिक दैट मेक्स यू फील पैशनेट? अह, ये सवाल जरा मुश्किल है कि मैं तो हमेशा से म्यूजिक मैंने परसू इसलिए किया एज अ करियर के आई वाज पैशनेट अबाउट इट एंड आई वांटेड टू परसू म्यूजिक एज अ करियर, बिकॉज मुझे लगता था कि यही मेरी स्ट्रॉन्ग सूट है, या यही मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इस वजह से मैं म्यूजिक कर रहा था।
जहाँ तक नवीन और अदनान सिद्दीकी साहब का ताल्लुक है, वो तो स्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं और बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी, और बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि अदनान साहब ने अग्री किया एक रोल प्ले करने का कारमा के अंदर, और नवीन ने अग्री किया कि वो करना चाह रही है ये रोल। इनफैक्ट सारे एक्टर्स ने अग्री किया कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आई थिंक वो इट वाज अ ब्लेसिंग कि आई वाज एबल टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड फॉर कारमा। और यही मतलब ये मेरा ख्याल है जवाब काफी होगा इनके लिए। अच्छा, इस पे मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले जब शुरू में बात हुई थी तो आपने ये भी बताया, एक खुशखबरी दी हमें कि मुमकिन है कि हम लोग भी मूवीज जो बाहर रहते हैं वो देख सकें। और जी मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि पाकिस्तानी म्यूजिक रिलीज हो रहा है, पाकिस्तानी मूवीज आ रही हैं, तो हम उसको प्रमोट करें। यहाँ पे रहने वाले लोगों को हमारा काम पता चले कि हमारे यहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सबसे जो मतलब मुझे लगता है कि वीक पॉइंट है वो ये है कि हम काम टैलेंट हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत है, लेकिन हमें मार्केटिंग उस लेवल की नहीं आती जो हमारे पड़ोसी मुल्क को आती है। हम लोग मार्केट नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने तौर पे जितनी भी थोड़ी नहीं बहुत नहीं, कोशिश ऐसी हो बात नहीं है। सकती है। आप आई थिंक उनको इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अरसे तक एक अपनी इंडस्ट्री को शुरू से लेके उनकी आज तक इंडस्ट्री जो है वो उसी मोमेंटम के साथ चल रही है, उसी फोर्स के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो वो आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंसी से आर्ट्स को जो है वो आगे रखा और उसको प्रमोट किया, और अपने कल्चर को जो है वो आगे लाते रहे। हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं इस मामले में कि हमारे यहाँ कभी बैन्स लग जाते हैं, कभी कोई रोक टोक लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हमारी कमजोर रही है। हम्म और सेवेंटीज के बाद काफी हम जो है ना वो कमजोर हो गए अपनी फिल्मों के अंदर, अपनी आर्ट्स की रिप्रेजेंटेशन के अंदर या आर्ट्स की प्रमोशन के अंदर, जिसकी वजह से आर्टिस्ट भी काफी निगलेक्टेड रहे, और आर्टिस्ट के साथ कुछ ज्यादतियां भी इस तरह की हुई, उनको कभी ओन नहीं किया गया, उनको कभी सपोर्ट नहीं किया गया। हम्म तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन अब आई थिंक जमाना थोड़ा सा चेंज हो गया है विद सोशल मीडिया, विद ये सारी चीजें। आई थिंक अब आसान हो गया है अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना, और आहिस्ता एग्जैक्टली। आहिस्ता पाकिस्तानी आर्ट्स भी अपना मार्क क्रिएट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी हमारा बहुत सारा म्यूजिक भी लिया, बहुत सारी चीजें वो अपने ओटीटीज पे पाकिस्तानी कंटेंट भी लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी काफी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी चीजें बन रही हैं और बनती हैं। एग्जैक्टली। मार्केटिंग की मैं बात करी थी तो उस पे मतलब एक जो गिला है मुझे पर्सनली कि अगर मैं किसी इंडियन सेलेब को अप्रोच करने की कोशिश करती हूँ तो इजीली फिर भी एक्सेसिबल होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर आप कोशिश करें इंटरव्यूज वगैरह लेने की तो मुझे थोड़ा सा कुछ लगता है कि प्रॉब्लम होती है। हमारे लोग शायद इस चीज को समझते नहीं है कि अगर अपना अपने आप को प्रमोट करना है, आना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप इंटरव्यूज दें, आप थोड़ा अपने काम को बताएं भी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपने टाइम दिया, और मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर मुमकिन हो सके हम जो और कास्ट है कारमा की और राइटर हैं उनका भी अगर हमें मौका मिल सके इंटरव्यू करने का तो मुझे बहुत खुशी जी होगी। जी बिल्कुल। तो जी जी, जरूर आप हमें। आप हमारी टीम से राब्ते में रहिए, आप ऑलरेडी राब्ते में हैं हमसे। तो इंशाल्लाह जिनके साथ आपको इंटरव्यू करना है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनके साथ इंटरव्यू अलाइन करके दें, और आप ताकि हमारी आवाज़ बनकर आप जहाँ हैं वहाँ हमारे आर्ट को जो है वो प्रमोट कर सकें। और बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पे बुलाया और कुछ सवाल मेरी सर और है, आवाज़। कुछ सवाल जी और जी। है फिर इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने ये भी पूछा कि म्यूजिक में आपको सबसे ज्यादा सिंगर कौन, आपने किसको सुना है, सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया आपको? एक्चुअली मुझे गिटार प्लेयर्स ने बहुत इंस्पायर किया है। तो मैं बहुत सारे गिटार प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सुनता रहा हूँ, इंग्वे मार्मस्टीन, जो सैट्रियानी, स्टीव वाई। ये वो क्या कहते हैं, कुछ नाम हैं जो जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करते रहे हैं, और मैं इस पे काम क्या कहते हैं, इनका म्यूजिक जो है सुनता रहा हूँ, अप्रिशिएट करता रहा हूँ और सीखता रहा हूँ। और भी हैं, एरिक जॉनसन है, अपना क्या कहते हैं, एंडी टिमन्स हैं, बहुत सारे गिटार प्लेयर्स हैं। तो मुझे तो उनका म्यूजिक हमेशा से, क्योंकि मैं प्राइमरीली गिटार प्लेयर हूँ, तो मुझे गिटार म्यूजिक ही ज्यादा इंस्पायर करता रहा। अच्छा, एक सवाल इनका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कभी कोई नेगेटिव कमेंट आपके लिए हो
आपने कोई काम किया और उस पे कोई नेगेटिव कमेंट आया है, आपके काम को इनकेस लोग पसंद ना करें, कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो और लोग आपको लगे कि इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? ऐसा बहुत होता है। देखें, आर्ट के साथ एक ऐसा ये वो है कि आप हर किसी को हर वक्त प्लीज नहीं कर सकते अपनी आर्ट से। तो उसमें आपको ओपन माइंडेड रहना होता है और आपको यही देखना होता है कि शायद आपका म्यूजिक उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, या आपकी आपकी फिल्म उनके लिए, आपका आर्ट उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो उनको नहीं उस बात की समझ आ रही है, उनको नहीं अच्छा लग रहा, तो उसमें कोई गलत या सही की वो नहीं है, क्योंकि हर्ट नहीं आर्ट होते? सब्जेक्टिव है, म्यूजिक सब्जेक्टिव है। शायद आपको कोई गाना पसंद है, या आपको कोई फिल्म पसंद है, या मुझे कोई गाना पसंद है, मुझे कोई फिल्म पसंद है। तो इस वजह से इस चीज को दिल पे तो आप नहीं ले सकते कि अगर किसी ने कोई नेगेटिव बात कर दी। पॉइंट ये है कि आपने कुछ क्रिएट किया और लोगों के सामने लाए। जहाँ नेगेटिव होंगे वहां कुछ पॉजिटिव भी तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही नेगेटिव कमेंट्स होंगे। तो आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्ट। यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। हम्म। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन मैं अपने शो में जो म्यूजिक प्ले करती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कोशिश करती हूँ कि करूँ, तो वो भी मुझे अंदाजा होता है कि बाजू का कि मेरे लिस्टर्स को हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो हैं वो इंडिया से हैं, बॉलीवुड सुनने वाले हैं। और मेरी कोशिश होती है अपने बैंड्स का म्यूजिक प्ले करने की, जो कि नहीं समझ में आता हम्म। क्योंकि वो सुना हुआ नहीं है शुरू से, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। अच्छा, रिशान का मैसेज, उन्होंने कहा कि सर वेलकम आपको, और आपने हमेशा से बहुत डाइवर्स काम किया है, मुख्तलिफ चीजों में हम आपको देखते आए हैं। तो अब आपने मूवीज की तरफ भी आप आ गए, मूवी डायरेक्ट किया है, तो अब क्या इन फ्यूचर हम आपको किसी रोल में भी देखेंगे? अ, खैर, एक्टिंग? बहुत सारे लोगों ने कार्मा के अंदर मेरा एक छोटा सा कैमियो देखा होगा, जिन्होंने फिल्म देखी है। तो इस फिल्म के अंदर मेरा एक छोटा सा कैमियो है, शायद आप मुझे अच्छा। पहचाने या ना पहचाने। ओके। तो आई लीव इट टू दैट। बाकी ये है कि एक्टिंग में मेरा कोई वैसे एज सच इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक आई लाइक टू स्टे बिहाइंड द कैमरा। बाकी ये है कि देखते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स भी इन्होंने आपसे पूछे हैं कि अब ये एक मूवी आई है, उसके बाद मूवी और म्यूजिक दोनों के हवाले से ही क्या फ्यूचर आपने क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, मुझे तो मूवी एक बहुत अच्छा मीडियम है सारी चीजें करने का, क्योंकि उसमें आप म्यूजिक भी कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड स्कोर हो गया या गाने हो गए, वो सारी चीजें हो गई। तो आई थिंक ये मूवी इज अ कंप्लीट पैकेज जिसमें आप अपनी सारी स्किल्स दिखा सकते हैं। तो विद कार्मा मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है, और आगे देखते हैं व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। बाकी मैं बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग नहीं करता। तो वो अब वक्त के साथ देखेंगे कि किस तरह चीजें जाती हैं और क्या होता जबरदस्त, ग्रेट। और मेरी तो खैर ये दुआ है कि जैसे आपने अभी कारमा बनाई है, इसी तरह की और मूवीज भी हमें देखने को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट वही बात कि हमें भी देखने को मिले, क्योंकि हम भी यहाँ पे है। देखना हाँ। चाहते हैं। पाकिस्तानी एक बहुत नहीं बड़ी नहीं, तादाद में, इंशाल्लाह। इवन इंडियंस भी। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे पंजाब नहीं जाऊंगी लगी थी, थीफ एंड ट्रबल लगी थी, तो पंजाब नहीं जाऊंगी ईद के मौके पे लगी थी, जवानी फिर नहीं आनी ईद के मौके पे लगी थी, तो बहुत बड़ी एक जो तादाद थी, हाउसफुल हमारा जा रहा था। तो वो देख के हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह कारमा भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, और इन फ्यूचर आपको और भी इसी तरह से मूवीज को डायरेक्ट करते हुए देखना चाहेंगे, आपके काम को देखना चाहेंगे, और मैं आपके म्यूजिक को सुनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे थैंक आपका म्यूजिक हमेशा से इंस्पायर करता है। तो मैं वो भी जरूर चाहूंगी कि वो भी आप ना छोड़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया काशान, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा मतलब जिसको आप सुनते आ रहे हो, जिसका काम पसंद हो, जब बात होती है तो एक अलग फीलिंग होती है। तो वो मैं हमेशा अपने आप को इंटरव्यू करते हुए फैन के तौर पे ले रही होती हूँ। नॉर्मली इंटरव्यूज भी मैं उन्हीं के लेती हूँ जिनकी मैं फैन होती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स है आज। और जाते जाते कतर के लोगों के लिए कोई मैसेज, और फीफा आने वाला है, तो फुटबॉल से कोई लगाव है? जी, मेरा फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो नहीं करता फुटबॉल। लेकिन ये है कि मुझे ये ज़रूर पता है कि कतर में हो रहा है, और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट होटल्स नहीं मिल रहे लोगों को वहाँ एग्जैक्टली। मैचेस के लिए आने के लिए, और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी आ रहे हैं कुछ मैचेस देखने ग्रेट। के लिए। तो एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, और मैं कतर के लोगों को मतलब बस यही बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस शो पे, और मेरी मुझे मौका दिया अपनी आर्ट के बारे में, अपनी फिल्म के बारे में, अपने म्यूजिक के आपका बारे में बहुत बात शुक्रिया। करने। आपका बहुत शुक्रिया। तो नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आप मेरी आवाज़ पहुंचा रही हैं लोगों तक।
तो ये है कि इंशाल्लाह मैं इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हूँ कतर में हमारी कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या नंबर है और कितने लोग हैं और क्या है। बट अब मैं ये ज़रूर सोचते हुए अगला जब भी कोई वेंचर करूँगा कि कतार के लोग भी जो है वो वहाँ पे भी बहुत पाकिस्तानी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एग्जैक्टली। हमारा म्यूजिक सुनते हैं और फॉलो करते हैं। तो ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क से बाहर भी जो जो पाकिस्तानी हैं वो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हम्म। तो सबको मेरा सलाम, सारे सारे लोग कतारियों को मेरा सलाम। और इंशाल्लाह जल्द ही आप लोग कारमा भी देख पाएंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। और दूसरा ये कि जैसे आपका अक्विस्टिक स्टेशन है, ऐसा कभी आप अगर मौका मिले कतर आए तो यहाँ पे कोई अगर इस तरह का सेशन रख सकें, हमारे स्टूडियो जरूर आइएगा। तो हम आपको जरूर वेलकम कहेंगे और जी हम आपको जरूर, परफॉर्म करते देखना चाहेंगे जरूर यहाँ। जरूर। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी जी बस जाते जरूर, जाते आपसे इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट है कि अगर बाकी कास्ट और राइटर का भी इंटरव्यू हो सके तो प्लीज जरूर अरेंज करवाइएगा, और आपका जब भी कोई नेक्स्ट जी प्रोजेक्ट जरूर। आएगा तो हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे। थैंक यू काशान। थैंक यू, बहुत थैंक्स अलॉट। बहुत शुक्रिया। थैंक अपना यू। ख्याल खुदा हाफिज। रखिएगा। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।